ओके ऑलराइट। तो लास्ट टाइम हमने कॉस्ट पे काफी बात की है। कॉस्ट का टेबल या कॉस्ट के कर्व जब आते हैं तो वो किसी तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट भी हम देख चुके हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने नहीं देखी पिछले। सर ये वाला कर्व नहीं पढ़ा था। हमने ये नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ एवरेज टोटल कॉस्ट तक पढ़ा है ना। जी सर। हाँ, कि एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट। सही। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना वो, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैं एक और जगह आपको जरा और क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, मतलब इसको स्लाइड से मैं समझाता हूँ। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि आपको पता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपको पता है। अगर हम इस इक्वेशन को आउटपुट से डिवाइड कर दें, ऑफ कोर्स अगर एक तरफ करें तो मैथ्स का रूल है, मैं ये आउटपुट मतलब क्वांटिटी, तो इधर भी डिवाइड करेंगे ना, आउटपुट आउटपुट। तो अगर टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, एक ही बात। यहाँ आ जाता है एवरेज फिक्स कॉस्ट और यहाँ आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भी एक इक्वेशन हमारे सामने आ जाती है, तो इसको भी यूज करना पड़ सकता है। अच्छा, अब अगर आप डायग्राम देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट की, तो ये फॉल करता जा रहा है, जबकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती और वो आउटपुट जीरो हो तब भी होती है, तो ये फॉल क्यों कर रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व? कोई आइडिया है आपको? सर शायद इसलिए क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो अब फिक्स कॉस्ट उतनी है लेकिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है। वेरी गुड, यानी कि पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रही है, क्योंकि न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट है, डिनोमिनेटर में आउटपुट है। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमरेटर वही खड़ा है तो ऑफ कोर्स आंसर छोटा होता जाएगा। तो आंसर का मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो इस वजह से आउटपुट बढ़ने से एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है। इसका मतलब मुझे आपको ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कम जरूर होती जा रही है, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होती एट एनी लेवल ऑफ। और इसकी वजह ये है कि अगर हम आउटपुट जो है वो, लेट से हम ये कहते हैं, अच्छा इसको हटा दो, लेट से हम कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है वो है 100। तो अब अगर मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल रहा हूं तो मैं 100 को फर्स्ट किया 2 से डिवाइड कर दिया, फिर मैंने 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, मैंने 100 को 10 से डिवाइड कर दिया। तो आउटपुट बढ़ती जा रही है और हमारी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। ऐसे ही हो रहा है ना, पहले में 50, दूसरे में 20 और तीसरे में 10, है ना। जी सर। अच्छा, लेकिन आप कभी भी जब किसी फिगर को डिवाइड करते हैं किसी भी फिगर या वैल्यू से, तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। 0.000 चलता रहेगा लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ये समझ आती है आपको बात की? कुछ भी कर लें आप। जी सर। तो इसीलिए जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है वो भी कम जरूर होता जाता है, लेकिन वो कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करेगा। उसकी बहुत क्लोज हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी इसको टच नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द रीजन आई मेंशन, कि डिवाइड करते जाएंगे तो वो जीरो के करीब तक होता जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होने वाला। अच्छा, इसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे मैंने बताया आपको, वो आउटपुट को डिवाइड करने से आती है और वो होती है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ये होती है पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। और ये आपको नजर आ रहा है कि इसका कर्व जो है वो कुछ ये यू सा बना हुआ है, पहले डिप कर रही है, फिर इट इज रीचिंग इट्स मिनिमम पॉइंट और उसके बाद फिर वो ऊपर को जा रही है। अच्छा, ये बहरहाल
इस पे भी बात आगे ए लेवल में अगर इकोनॉमिक्स हो तो की जाती है, इसकी शेप पे बात भी। तो ये कर्व कुछ हमारा हमें यूं नजर आ रहा है, एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो भी कुछ ऐसा ही होता है, आपने ये याद रखना है। मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि क्योंकि कॉस्ट कर्व शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग रन भी होती है, ओ लेवल के सिलेबस में इतना है नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर आप का ये जो है ना वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ ऐसे है। एवरेज सॉरी उल्टा बना दिया। ये हम करते हैं, एवरेज कॉस्ट ये है और एवरेज वेरिएबल, क्योंकि जारी बात है जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तो एक पार्ट है एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट जो है ना वो अपने कंपोनेंट से छोटी तो नहीं हो सकती ना, है ना। जी सर। अच्छा, एक चीज जो मैंने इसमें बतानी है वो ये कि अब ये डिप तो कर रही है, इसकी रीजन बहुत सही है वैसे तो। जैसे एक रीजन ये है कि स्टार्ट में आपको ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होता है जब आप स्केल को बढ़ाते हो, और बाद में फिर डिसअपॉइंटिंग ऑफ स्केल आ जाता है। इसी तरह हमने, ये वैसे लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मतलब प्रोडक्शन स्केल बढ़ा रहे हैं तो एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, बाद में ज्यादा हो रही है। वजह आपको आइडिया दे दिया, वजह ये है कि स्टार्ट में एवरेज कॉस्ट कम होती है, वो वेरिएबल हो या एवरेज कॉस्ट हो, और बाद में बढ़ना शुरू हो जाती है वो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। हमने पीछे पढ़ा था वैसे इसके बारे में थोड़ा, बस इतना ही जानना काफी है। अच्छा, एक चीज ये कि आप ये गौर करो तो ये जो गैप आपको नजर आ रहा है बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है? ये जो सर गैप डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, ये मैंने जान के बनाई है ना ऐसी, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिक्रीज जो आपको गैप नजर आ रहा है दोनों में, इसका मतलब है हमने अभी इक्वेशन देखी है ये वाली, बल्कि बनाई है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज कर दूं और कुछ ऐसे कर दूं, तो ऐसे हो सकता है ना, क्या जी ख्याल है? सर। तो इसका मतलब है कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट का शो कर रहा है। तो ये जो गैप आपको नजर आ रहा है ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये याद रखना है। और गैप कम क्यों हो रहा है भला? अब बता दो, इतना तो मुझे पता है, आप माशाल्लाह इतना समझ है कि आप बता सकती हो। सर क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, और आउटपुट इंक्रीज होने तो से फिक्स एवरेज, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एवरेज वेरी फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड। ये थोड़ा सा मैंने ना आपको एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट बता दिया है, ए लेवल का, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा बताना जो है ना वो बेहतर है, इससे आगे नहीं बताऊंगा। बस अगर इससे कोई रिलेटेड एमसीक्यू आ सका तो शायद वो पूछ लें। सब्जेक्टिव में तो ये भी शायद वो नहीं पूछ सकते, मतलब ये कर्व के हवाले से बात कर रहा हूँ। बाकी तो जो इक्वेशन दी हुई है उसके बारे में तो पूछ ही सकते हैं आपसे। अच्छा, ये इसको मैं जरा एक्सपेंड कर दूं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास ये आ जाता है। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट निकालने के दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं कि पेपर में एमसीक्यूज में, तब वो कुछ भी आपको दे सकती है ना, तो आपको ये देखना है कि मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया। क्योंकि अगर एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ओवर आउटपुट होता है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू आउटपुट भी तो हो सकता है। ये समझ आती है कि नहीं आती? सर ऊपर की आती है। आती है, ओके। तो ये लिखा इसीलिए हुआ है कि अगर पेपर में पूछे टोटल कॉस्ट निकालें और आपको ना दी हो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो परेशान ना हो जाए कि आप क्या करें, या टोटल कॉस्ट निकालें अगर वो कहते हैं, तो वो आप टोटल कॉस्ट को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन टोटल कॉस्ट जो निकालने का फॉर्मूला है वो एक और भी तो है ना, क्या भला?
फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर वो नहीं दी हुई तो फिर तो यही इस्तेमाल करेंगे ना। अच्छा, फिर टोटल रेवेन्यू क्या होता है, ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, बिजनेस में भी पढ़ा है, आपको अच्छे से पता है। आप चीजें बेचते हैं तो वट एवर अमाउंट यू गेट इन रिटर्न, तो वो अमाउंट रेवेन्यू कहलाती है। और उसका फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। जितने की चीज है, जितनी चीजें हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। और रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क होता है ना। यस सर। क्या? सर कॉस्ट में से जब रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस करते हैं तो फिर प्रॉफिट आता है। सही, इसका मतलब है कि रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है ना। जी सर। सही हो गया, रेवेन्यू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, सही। तभी हम रेवेन्यू में से जब निकालते हैं कॉस्ट तो प्रॉफिट बचता है। सही। अच्छा, यानी कि ये मैं आपने सही बताया है, मैं वैसे ही जरा, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि इसमें प्रॉफिट भी होता है रेवेन्यू होता है। तो फिर जब हम कॉस्ट को यहाँ ले जाते हैं तो ऑफ कोर्स वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट का। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर इसी तरह एवरेज रेवेन्यू भी दिया हुआ है जिस तरह एवरेज कॉस्ट होती है। अगर आप टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स, अब प्रोड्यूस नहीं है, आउटपुट नहीं आएगा, अब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आएगा, आउटपुट नहीं आ सकता, क्योंकि एक आपने चीज बनाई है तो वो बिकी है कि नहीं बिकी ये थोड़ी पता है। तो जब तक अनलेस एंड अनटिल इट इज सोल्ड इन द मार्केट आप उसको रेवेन्यू तो नहीं बोल सकते, और उन चीजों को कंसिडर भी नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज रेवेन्यू या इवन टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करना है कि जितनी चीजें बिक गई, तो आपको पता चलेगा कि पर आइटम आपके पास रेवेन्यू कितना आ रहा है। फिर प्रॉफिट और लॉस है, वो आपको आपने पहले ही बता दिया है, तो मेरा ख्याल है इसको तो जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये पता है रेवेन्यू अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो वो लॉस हो जाता है। आपने बिजनेस में और अकाउंटिंग दोनों में पढ़ा हुआ है। फिर ब्रेक इवन भी आपने बिजनेस में पढ़ा हुआ है। तो a point where total revenue is equal to total cost is called break even point. अच्छा, or it is called no profit no loss situation. Early break even is crucial to the success of a business. Early break even means that a firm is able to cover its cost quickly and will start earning profit soon. हर बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो पहले लॉस में होता है। तो ये जो लिखा है आगे, द आउटपुट where break even is achieved is called break even level of output, or at output level below break even business experiences loss as it is yet to cover its cost। यानी कि स्टार्ट में जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त यही होता है कि बिजनेस को लॉस हो रहा होता है। ये बात अब समझ आती है ना आपको? जी सर। और फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है तो फिर एक मौका आता है जब रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होता है, जैसा ये इस तरह है। पेपर में आप जारी बात है बनाने के लिए तो नहीं देंगे वो ब्रेक इवन चार्ट, वो बिजनेस में होता है, लेकिन वैसे ब्रेक इवन चार्ट आपको जरूर दे सकते हैं। अच्छा, अब ये ना आपको कर्व तो नजर आ रहा है, पता ही चल रहा है कि शुरू में जो है लॉस का एरिया है, क्योंकि शुरू में जो टोटल कॉस्ट है वो ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, क्योंकि आपकी अभी जो सेटअप की कॉस्ट है और जो दूसरी कॉस्ट है वो कवर नहीं हुई हुई, और एक मौके पे आगे वो कवर हो जाती हैं तो ब्रेक इवन, और उसके बाद जो आपको मजीद और रेवेन्यू मिल रहा है क्योंकि आप और आउटपुट सेल कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम हो गई है, रेवेन्यू ज्यादा हो गया है, एंड दैट वुड अर्न यू प्रॉफिट। अच्छा, ये तो हमें समझ आती है। अब एक सवाल है मेरा आपसे, देखो टोटल रेवेन्यू जो है वो वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? जी सर। तो वो तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो से स्टार्ट होती है, तो अगर ये दोनों कर्व दिए हों आपको ये ग्राफ में, तो कैसे पता चलेगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है या टोटल रेवेन्यू का, क्योंकि दोनों तो जीरो से स्टार्ट होते हैं। बताओ। फंस गई।
सर पता नहीं। नहीं पता। अच्छा, अब मैं इसको बना देता हूँ फिर। देखा है, सवाल ऐसे पूछ लेता ना मैं मुश्किल वाले, लेकिन पूछता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। ये देखो, आपके पास ये ढेर सारे कर्व आ गए। अब मुझे बताओ इसमें से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मुझे वेरिएबल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के कर्व बताओ कौन कौन से हैं। ये ना दोनों जीरो से ही हो रहे हैं जी। बताओ बताओ, शाबाश। सर 4 वाला शायद रेवेन्यू वाला है अच्छा, और और 2 वाला शायद वो वाला है वेरिएबल। वेरिएबल है, तो ये शायद आपने साथ लगा दी है। अच्छा चलो, खैर। अच्छा, आपने सही बताया है, और दोनों जीरो से हो रहे हैं तभी मैंने बना दिया ना, उसकी वजह ये है, याद रखो। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, एंड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन गो अबव टोटल कॉस्ट। तो अगर हमें ये पता है कि भाई ये फिक्स कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है, क्योंकि वो टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती है, दोनों सेम होते हैं जीरो पे, तो इसका मतलब है कि जो कर्व ऊपर जा रहा है कट करके वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकता, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसीलिए वो रेवेन्यू का कर्व ही हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व उससे ऊपर जा सकता ही नहीं है। इसीलिए ये ही वेरिएबल का कॉस्ट का कर्व है और ये टोटल रेवेन्यू का कर्व है। मेरा ख्याल है आपको अब समझ जरूर आ गई होगी। जी सर। चलें, आगे चलते हैं जी। ये भी चैप्टर हमने कर लिया, इसके मुझे इसके भी क्वेश्चन आपको अब कॉस्ट के भी भेजने हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास ये लास्ट चैप्टर आ गया, माइक्रो, मार्केट स्ट्रक्चर एंड मोनोपोली। अच्छा, और इसको हम स्टार्ट करते हैं तो, अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, पहले तो ये समझ लो। हम किसी बंदे को, हम कहते हैं कोई किसी बंदे को ये मोटा है या छोटा है, पतला है, लंबा है, ठीक है, तो हम किस बेसिस पे कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वी फाइंड इन द बॉडी ऑफ अ सर्टेन पर्सन, हम कहते हैं जी इसका इसके ये फीचर्स हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये। सेम इज द केस विद मार्केट एज वेल। मार्केट आपको पता है कि a place where buyers and sellers interact to buy and sell goods and services at a certain price, जिसको हम मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट कैन बी a place which can be physical or virtual। तो अब, तो market में भी there are certain characteristics, we call them conditions, which are present there in different markets। तो हम उन different characteristics और condition से पहचानते हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर कौन सी टाइप का है। जैसे हम किसी इंसान को कह देते हैं कि ये पतला छोटा मोटा है, छोटा या मोटा है, ये लंबा है। इसी तरह मार्केट स्ट्रक्चर भी कई टाइप का होता है। तो हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, क्योंकि अगेन इसमें जो ज्यादा मार्केट स्ट्रक्चर है वो ए लेवल इकोनॉमिक्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा टच करूंगा और बाकी हम ओ लेवल के सिलेबस को ही देखते रहेंगे। ये मैं सिर्फ थोड़ा सा आगे जरूर जाता हूँ, क्योंकि वो ताकि अगर एमसीक्यू में कुछ ऐसा पूछ लें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे स्केल बना लेता हूँ। अब आपने याद रखना है कि ये दो एक्सट्रीम्स हमें दी हैं। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ
यहां से इसे मैं लिख रहा हूं, ये है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, हम इस पे बात अभी करेंगे आगे चल के भी, लेकिन इसमें हम एक चीज जो आपको बतानी है वो है कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। देर आर मेनी मेनी फर्म्स इन द मार्केट हु आर देयर टू सेल द सेम प्रोडक्ट। तो वो ये वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, इससे अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाएं यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक बायर सेलर जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के मुकाबले में कम होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक और मार्केट स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ओलिगोपली। अच्छा, ओलिगोपली जो होती है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो होते हैं 8 से 10। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या मैं अब जैसे लिख रहा हूँ, मैं अब किसकी बात बता रहा हूँ, सेलर की। परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ओलिगोपली के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 8 to 10 सेलर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक और मार्केट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डिओपली। आप कहेंगे सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, डिओपली, डू का मतलब वैसे भी ये डिओपली जो निकला है ये दो। अच्छा, तो इसमें होते हैं कितने, 2 सेलर्स, बड़े बड़े। और फाइनली आ जाती है जी आपकी जानी पहचानी मोनोपोली। और इसमें कितने सेलर्स होते हैं, 1। 1। तो ये है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। तो ऑफ कोर्स उसमें से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए लेवल में है, आपका ओलिगोपली भी ए लेवल में है, और डिओपली भी ए लेवल में है। तो हमने सिर्फ एक्सट्रीम्स पढ़नी है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली को, तो हम इनको पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब हमने ये तो देख लिया सेलर, लेकिन इसमें और भी कंडीशन है जिससे हम पहचानते हैं कि ये मोनोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन। हम जरा उसको देख लेते हैं पहले, ताकि आगे हमें आसानी हो जाए। तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ से मैं अब लिखता हूँ जी पीसी। पीसी मतलब परफेक्ट कंपटीशन, और यहाँ पर मोनोपोली। मोनोपोली। अच्छा, अब हमारे पास अब परफेक्ट कंपटीशन में जैसे हमने बात की क्या, कि एक चीज वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली में हम कहते हैं सिंगल सेलर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास आगे एक और चीज आ जाती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स पता क्या होता है? सर शायद सेम प्रोडक्ट्स। जी बिल्कुल। अच्छा, सेम भी शायद अच्छा वर्ड नहीं है, हम कहेंगे यहाँ पर आइडेंटिकल। आपने सुना है ना, हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस।
कभी ये टर्म सुनी है आपने? जी सर। आपकी फैमिली में है कोई? जी सर। हाँ, तो क्यों कहते हैं आइडेंटिकल उन्हें? सर क्योंकि वो मिलते जुलते होते हैं। हाँ, वो मिलते जुलते नहीं होते, वो पहचाने ही नहीं जाते। माजिद कौन है तो साजिद कौन है। तो आपके लिए वो फैमिली वालों को फिर भी कोई निशानी होती है जिसे पहचाने जाते हैं। मिलते जुलते आइडेंटिकल नहीं होता। आइडेंटिकल का मतलब है कि उनमें फर्क करना बहुत मुश्किल है, और नहीं फर्क हो रहा आपसे। अगर मिलते जुलते हैं तो ये एक और चीज। अच्छा, अम, इसी तरह जो होमोजेनियस प्रोडक्ट का मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन में देर आर many firms who are selling a product which is exactly the same as produced by other firms. तमाम फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसे कि तमाम फर्म गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और तमाम फर्म्स की गाड़ियों की शेप, उनका कलर, उनका डिजाइन, उनके फीचर्स, हर चीज सेम है। तो आप फर्क कैसे करोगे? यानी कि दो गाड़ियां हैं, होंडा एक टोयोटा की, मतलब मैं ब्रांड की बात नहीं कर रहा, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कैसे फर्क करोगी? बता दो। एक आपकी एमजी खड़ी हुई है और एक स्पोर्टेज खड़ी है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, तो कैसे पहचानोगी? बताओ। सर ब्रांड नेम से। हाँ, अब ये आपने आप एक और अच्छी बात की है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट में एक और मैं बात यहाँ कर रहा हूँ, नो ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। नो ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग। वजह वजह ये है, अच्छा यानी कि जब ब्रांड भी ना हो, अब कैसे पहचानोगी? बताओ बताओ, वो कैसे पहचानोगी? सर पता नहीं। पता नहीं, इसलिए कि नहीं पहचान सकती, नहीं पहचाना जा सकता। मतलब जब शेप साइज हर चीज सेम है, तो कैसे पहचानोगे? एक ब्रांड था, वो भी नहीं होती, तो आप नहीं पहचान सकते। ऐसा लोग पीपल वुड गेट द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल एट द नियरेस्ट प्लेस। उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है लेने के लिए कोई भी चीज, क्योंकि वो चीज सेम है जो दूर से मिल रही है। तो वो तो वो दूर क्यों जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। अच्छा, जबकि अच्छा, अब मैं अगर बात करूं मोनोपोली में, तो वहां पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है। मतलब मोनोपोली जो है वो जानबूझकर डिफरेंट चीजें बनाता है ताकि कोई कॉपी ना कर सके। जान जान के अपनी वर्ड बनाता है, लेकिन डिफरेंट चीजें बनाता है ताकि कोई इसको कॉपी ना कर सके और मार्केट में ना आ सके। और इसमें ब्रांडिंग बिल्कुल होती है मोनोपोली में। अच्छा, एडवर्टाइजिंग क्यों नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में? क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाते हैं? आप दिखाते हैं ये हमारा साबुन, ये आम साबुन, और देखें जी इसमें क्या फर्क है। तो जब आपका साबुन और हमारा साबुन सेम है, कलर भी सेम, खूबियां भी सेम, शक्ल भी सेम, और एक और चीज ऑन टॉप ऑफ इट, और वो क्या है? सेम प्राइस। प्राइस भी सेम, तो भाई फिर आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाना क्या है? दिखाने लायक कुछ है? बताओ। नो सर। नो। तो इसीलिए वो जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। मोनोपोली के अंदर मोनोपोलिस्ट जो है ना, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है, उसके ऊपर है। तो हम जब सेम प्राइस बोल रहे हैं, तो हम इनको एक टर्म देते हैं, प्राइस टेकर। मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है, डिमांड और सप्लाई की मदद से सारी फर्म्स वही प्राइस चार्ज करती हैं। और जो मोनोपोलिस्ट होता है वो होता है प्राइस मेकर। वो अपनी डिमांड सप्लाई को नहीं देखता, वो देखता है अपनी मर्जी से, क्योंकि उसे पता है कि कंपटीशन में नहीं है। तो वो अपनी मर्जी की प्राइस सेट करता है जो उसे लगता है कि सूट करती है, तो उसको प्राइस मेकर बोलते हैं। जबकि पब्लिक कंपटीशन में सारी फर्म्स, क्योंकि वो कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती, अगर वो प्राइस बढ़ाएंगी तो कस्टमर्स कहेंगे भाई आप क्यों बढ़ा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट में ऐसे क्या है।
तो लोग लेंगे नहीं, अगर वो प्राइस कम करेंगे तो बाकी भी कम कर देंगे, तो उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मोनोपोली जो है वो तो उसकी मर्जी है, और वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज है जो मुझे यहाँ बतानी है, वो है मार्केट शेयर। वो यहाँ अभी आ नहीं रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलें कोई बात नहीं। यहाँ क्या, स्मॉल मार्केट शेयर। हर फर्म के पास बहुत थोड़े नंबर ऑफ कस्टमर होते हैं, कोई भी बड़ी फर्म नहीं होती, किसी के पास भी ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर नहीं होता। और वो, और क्यों नहीं होता, क्या वजह है इसकी भला? सर क्योंकि बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं। बहुत ज्यादा फर्म्स होती हैं, बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा ये मैंने आपको बताया कि अगर हम कहीं देखते हैं यार किसी दुकान में बहुत रश लगा होता है, वो रश इसलिए लगा होता है कि या तो वो सस्ती चीज दे रहा है, या उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है, कोई तो रीजन होता है ना। जब रीजन ऐसा कोई भी ना हो तो फिर लोग दूर क्यों जाएंगे? तो हर बंदा, अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इस तरह ही स्मॉल मार्केट शेयर की एक और। अच्छा, इसको हम बोले ये भी कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये हमारे पास, लेट्स से कि ये एक मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये फर्म है ए, एक फर्म ये है बी, एक फर्म ये है सी, एक फर्म ये है डी, और भी बेतहाशा फर्म्स हैं, लेकिन मैं ले नहीं रहा वरना वो खिचड़ी सी बन जाएगी, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कुछ कस्टमर है जो कि यहाँ पर रहते हैं, कुछ कस्टमर है वो यहाँ पर रहते हैं, कुछ कस्टमर यहाँ पर रहते हैं, कुछ कस्टमर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जो कस्टमर यहाँ रहते हैं ये बी के पास जाना चाहेंगे, या ए के पास जाना नो चाहेंगे, सर। या नहीं या डी के पास? वो तो भाई तब जाएंगे जब उन्हें लगेगा कि यार ए कुछ स्पेशल दे रहा है, या ए की कीमत कम है, या ए की क्वालिटी अच्छी है, या बी की या डी की। जब उन्हें पता है सेम चीज सी से भी मिल रही है, तो वाई टू गो दैट फार, तो वो सी से ही ले लेंगे। इसी तरह जो ए वाले कस्टमर है वो ए से लेते रहेंगे, जो बी वाले कस्टमर है वो बी से लेते रहेंगे, और डी वाले कस्टमर डी से लेते रहेंगे। तो इसका मतलब है हर एक के पास थोड़े थोड़े कस्टमर होंगे जो उनके करीब रहते हैं और वो उन्हीं से ले रहे हैं। तो ज्यादा ट्रैवल कस्टमर करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी मार्केट में सेम प्रोडक्ट बन रही है रिगार्डलेस ऑफ हु प्रोड्यूसेस इट। तो इसीलिए मार्केट शेयर, स्मॉल मार्केट शेयर होता है, स्मॉल मार्केट शेयर हर फर्म का। और अगर मैं मोनोपोली की बात करूं तो वहां क्या होता है? सर मोनोपोली सिंगल फर्म। सिंगल फर्म होती है, तो वहां मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, अब ये एक हम नॉर्मली तो, मैं यहीं पे बना देता हूँ चलें डायग्राम, कि अगर ये मार्केट है और यहाँ पर एक फर्म मौजूद है, ठीक है। अब ये एक फर्म है, ये हमारे पास मार्केट है, और यहाँ पर एक छोटी सी फर्म यहाँ पर भी है, और कोई एक फर्म छोटी सी यहाँ पर भी है। अब ये इस सिचुएशन को भी हम मोनोपोली ही बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी फर्म है जिसका शायद इस फर्म का जो मार्केट शेयर है लेट्स से वो 95% है, और बाकी 5% इन दोनों में चल रहा है कि इसके पास लेट्स से मार्केट का 2% है और इसके पास मार्केट का 3% है। तो ऑफ कोर्स वो तो डोमिनेटिंग पोजीशन में वो फर्म एफ है ना, तो वो प्राइस भी अपनी मर्जी की चार्ज करेगी, क्योंकि उसका कोई एज सच डायरेक्ट कंपटीशन है ही नहीं उन छोटी फर्म्स के साथ, और उसको बॉदर ही नहीं कर रही वो फर्म्स। तो इसको हम मोनोपोली बोलेंगे। लेकिन अगर मैं मोनोपोली बोलेंगे, लेकिन अगर मैं इन दोनों फर्म्स को भी गायब कर दूं और मैं शेयर इसका अब 95 से 100% पे चला जाए, तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं, याद रखना है, प्योर मोनोपोली। मतलब हम दूध भी तो पीते हैं ना, तो अम, हम दूध कहते हैं कि प्योर मिल्क यार पीना चाहिए,
प्योर मतलब जिसमें मिलावट नहीं होती, सिंपल सी चीज है ना। इसी तरह जब कोई दूसरी फर्म की मिलावट नहीं है मार्केट में और एक ही फर्म है और जिसका 100% शेयर मार्केट में है, तो वो प्योर मोनोपोली। और अगर एक दो फर्म है नहीं छोटी मोटी, तो फिर हम उसको मोनोपोली बोलते हैं। जी समझ आ गई आपको? जी सर। ओके गुड। तो ये मैंने काफी आपको इसमें समझा दिया है, और एक चीज जो रह गई है समझाने वाली, ताकि फिर हमें हमारे आसानी हो जाए बाद में इस चैप्टर को कवर करना, वो है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स होती हैं ना, उनको हम बोलते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन में होती हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास, हम बोलते हैं उसको, फर्म को मोनोपोलिस्ट। जिसकी मोनोपोली होती है इसको मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। अच्छा, अब क्या चीज है जी, वो ये कि ये करते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, जबकि अगर मोनोपोलिस्ट की बात करूं तो ये इनएफिशिएंट यूज करते हैं। क्या मतलब है इसका, पहले तो ये बताओ। सर यानी कि जो परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स हैं वो वेस्टेज मिनिमम वेस्टेज करती हैं ताकि उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो सके और वो प्राइस को फर्दर रिड्यूस कर सके ज़्यादा कस्टमर्स ग्रैब करने के लिए। ये आपकी बात वैसे किसी हद तक ठीक है, बस ये कि प्राइस को रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि प्राइस तो रिड्यूस होती ही नहीं है परफेक्ट कंडीशन में, वो तो सेम रहती है। हाँ ये बात सही है कि एफिशिएंट जो है ना वो रहने की कोशिश करते हैं, मतलब वेस्टेज को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। और सारी फर्म यही कोशिश करती हैं कि रिसोर्स को मिनिमम का मिनिमम वेस्टेज हो, तो प्राइस कम करते भी नहीं है और करने का फायदा भी नहीं होता। वो प्राइस मेकर होते हैं, तो जो प्राइस मार्केट में सेट होती है डिमांड सप्लाई के इंटरेक्शन से, जो हमने पीछे पढ़ा भी हुआ है, जिसे इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम में जो प्राइस सेट होती है वही सारी फर्म चार्ज करती हैं। लेकिन इनका एफिशिएंट होना जरूरी इसलिए है क्योंकि कंपटीशन होता है। अगर इनकी कॉस्ट इतनी कम नहीं होगी फॉर एग्जांपल, और प्राइस उनको वही चार्ज करनी पड़ रही है जो बाकी फर्म चार्ज कर रही हैं, तो इनका तो प्रॉफिट पर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर जाएगा और ये फिर मार्केट में स्टे ही नहीं कर पाएंगी। समझ आ रही बात की? जी सर। तो इसलिए इनको एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्राइस चार्ज कर सके जो कि मार्केट में सारी फर्म चार्ज कर रही हैं। तो सारी फर्म यही कोशिश करती हैं। जबकि मोनोपोलिस्ट के को ऐसा कोई क्या कहते हैं, फेयर नहीं होता, तो वो रिसोर्सेज को वेस्ट भी करती है, तो कॉस्ट बढ़ती है, तो उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि जब कॉस्ट बढ़ती है तो मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, तो वो कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ अपनी प्राइस को भी बढ़ा देता है, तो उसकी वो कॉस्ट फिर भी कवर हो जाती है, एंड स्टिल मोनोपोलिस्ट इज एबल टू अर्न एनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई ना? ये तो यस। ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था। अब हम चलते हैं वापस। जी, तो हम यही देख रहे थे पहले कि कंपटीशन क्या होता है, तो वो तो मैंने लिख ही दिया, क्योंकि ऐसा बुक में लिखा नहीं होता, तो डेफिनेशन तो देनी चाहिए ना कि a situation when different firms trying to sell products to satisfy same need or want of the people, मतलब अच्छा, कंपटीशन जो है ना वो दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन। मतलब डायरेक्ट